हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स में यूनिट 2 वन शॉट। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 के अंदर कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एकेटीव एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे हमारा रिग्रेशन मॉडलिंग एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। देखो, रिग्रेशन मॉडलिंग का क्वेश्चन आपसे 10 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं, बट मल्टीवेरिएट एनालिसिस 5 नंबर या फिर 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। 10 नंबर के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सेकेंडली हमारा बाइसियन नेटवर्क, ये हमारा 10 नंबर के अंदर आ सकता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी जो 5 यूनिट की आपको वीडियोस मिलेंगी उसमें सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स ओवरऑल डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है हमारा एसवीएम एंड कर्नल मेथड्स। इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में और उसके कर्नल मेथड्स के बारे में। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। पीसी एंड फजी डिसीजन ट्रीज, अब पीसी और फजी डिसीजन ट्रीज दोनों ही 10-10 नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 10 नंबर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 2 के अंदर वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे और यही टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत रेयर चांस है कि कोई एडिशनल टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन मॉडलिंग से। इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब कि ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती है, यानी कि इसको कैलकुलेशंस के बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे परफॉर्म होती है। और ये क्या बताती है, रिग्रेशन मॉडलिंग बताती है कि एक हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, द गोल इज टू मॉडल द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली रिग्रेशन मॉडलिंग का गोल क्या होता है, इसका गोल होता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आने वाली हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस परफॉर्म करने पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे कि डिग्री सेल्सियस में अगर लिखा हुआ है टेम्परेचर, ठीक है, तो जैसे जैसे उस डिग्री टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल 30, 40, 50, 60, 70, जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा गर्मी है, ठीक है, गर्मी मान लीजिए एक वेरिएबल है, ठीक है, हॉटनेस, हॉट या फिर गर्मी बोल लो, अभी एग्जांपल के लिए लिखना मत ऐसा एग्जाम में। ठीक है, गर्मी हमारा एक वेरिएबल है और टेम्परेचर क्या है हमारे, मतलब ये हमारा क्या है, गर्मी हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और टेम्परेचर क्या है हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टेम्परेचर रेंज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारी गर्मी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। या फिर इन दोनों चीजों को आप स्प्लिट करके भी समझ सकते हो, यानी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो आई होप रिग्रेशन मॉडलिंग किस तरीके से रिलेशनशिप दिखाता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिग्रेशन मॉडलिंग इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल स्ट्रैटेजीज। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, मोस्टली प्रिडिक्शंस करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग की बात है यहाँ पे। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। ठीक है, सो ये सब चीजों के लिए हमारा रिग्रेशन मॉडलिंग यूज होता है। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं रिग्रेशन मॉडल्स के, सबसे पहले आता है हमारा लीनियर रिग्रेशन। अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन रिग्रेशन मॉडलिंग, ऑल्सो गिव द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडलिंग विद डिटेल्स। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रॉपरली सारे टाइप्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दो होते हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन के अंदर। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन टू ऑब्जर्व डेटा बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना समझ लो कि जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप जो दिखाएगा वो हमारा होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, यहां पे मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन डिपेंडेंट एंड सिंगल वन इंडिपेंडेंट एंड सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या हो रहा था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाई जा रही थी। ठीक है, मल्टीपल लीनियर में क्या होता है, एक डिपेंडेंट होता है बट जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं एक से। ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट एक और इंडिपेंडेंट जहां पे मल्टी होंगे वो हमारा क्या होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन।
मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल एज एन nth डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब कि बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बेसिस पे मॉडल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करना, ठीक है। जैसे कि लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो या फिर एफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन ऑफ वाई क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगी वो पॉलिनोमियल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। प्रिडिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ओवर अ टाइम वेयर ग्रोथ एक्सेलरेट एट डिफरेंट रेट्स, मतलब कि एक प्लांट की ग्रोथ को फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो प्लांट जो है वो एक सिंपल एक लीनियर रेट से ग्रो नहीं करता। प्लांट के ग्रो करने की रेट अलग अलग होती है, कभी वो ज्यादा ग्रो करेगा, कभी और ज्यादा ग्रो करेगा, कभी और ज्यादा स्पीड में ग्रो करेगा, ठीक है, तो एक्सेलरेटेड वे में वो ग्रो करता है। तो उसको आप एक तरीके से समझ सकते हो कि वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन पे काम कर रहा है हमारा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है समझने के लिए कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन हमारा होता क्या है, ठीक है। रिज रिग्रेशन, it includes a penalty term to avoid overfitting. This penalty term discourages large coefficient by adding the sum of their squares to cost function, that is for regularization. Basically रिज रिग्रेशन क्या करता है, रेगुलराइजेशन करता है। अब अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं इसको इजी करके बता देता हूं। देखो, रेगुलराइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक किसी बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को रेगुलराइज करके उसको सिंपल बना देना, सो दैट उसको उस पर मॉडलिंग करना इजी हो जाए। यही काम करता है हमारा रिज रिग्रेशन। इसका एक काम ये होता है कि ये एक पेनल्टी टर्म ऐड करता है, यानी कि ओवर फिटिंग ना हो जाए हमारे सिस्टम के अंदर, यानी कि डेटा जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ना आ जाए, इसके लिए एक पेनाल्टी टर्म ऐड करता है। यानी कि अगर उससे ज़्यादा डेटा आया तो उस केस में कुछ पेनाल्टी लगेगी, जिस वजह से वो डेटा रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि वही चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी बना देता है, ठीक है। समझ में आ गया रिज रिग्रेशन। एग्जांपल, प्रिडिक्टिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन मैनी रिलेटेड फीचर्स लाइक स्टडी आवर्स, एक्टिविटीज एक्सेट्रा। मतलब कि जैसे कि आप किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करो या फिर प्रिडिक्ट करो कि क्या इसकी परफॉर्मेंस फ्यूचर में होने वाली है, बेस्ड ऑन कि वो अभी कितना टाइम पढ़ता है, वो क्या क्या करता है, ठीक है, किस किस चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, कॉलेज में उसका कैसा परफॉर्मेंस है, उन सबको एनालाइज करके आप किसी स्टूडेंट के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करो, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या हो गई, हमारी रिज रिग्रेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा लासो रिग्रेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेगुलराइजेशन मॉडल दैट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड एलिमिनेट सम स्पेसिफिक फीचर्स फॉर इफेक्टिव एनालिसिस। देखो, अब रिज और लासो अप्रोक्सीमेटली एक जैसा काम करते हैं, बस डिफरेंस क्या आता है, रिज जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को रेगुलराइज करके सिंपल बना देता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉडल को रेगुलराइज करके सिंपल बना देता है रिज हमारा। बट लासो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉडल को सिंप्लीफाई करके रेगुलराइज करके सिंपल तो बना देता है, बट इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को भी एलिमिनेट करता है जो एनालिसिस के टाइम दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे रेगुलराइज किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स डेटा को, सिंपल बनाया जा रहा है, ठीक है, और एक पेनाल्टी टर्म ऐड किया जा रहा है ताकि ओवरफिटिंग को अवॉइड किया जा सके। यहाँ पे क्या हो रहा है लासो रिग्रेशन में, ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है, रेगुलराइज कर रहा है मॉडल को, सिंप्लीफाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स मॉडल को, और उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को भी एलिमिनेट कर रहा है ताकि एनालिसिस इफेक्टिव हो जाए, इजी हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, ठीक है। समझ आ गई बात। प्रिडिक्टिंग वेट ऑन द बेसिस ऑफ डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, मतलब कि वेट को प्रिडिक्ट करना डाइट के बेसिस पे, एक्सरसाइज के बेसिस पे, लाइफस्टाइल के बेसिस पे किसी एक पर्सन का, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गए होंगे ये सारे टाइप्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग बाइनरी आउटकम्स, यस नो, ट्रू फॉल्स, instead of fitting straight line it fits S shaped curve to estimate the probability of the particular outcome, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये S shaped curve यहाँ पे बना हुआ है, ये जो मिड पॉइंट होता है इसका, ठीक है, ये होता है थ्रेशोल्ड, यानी कि इसके ऊपर की अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 पॉइंट है और ये हमारा 0 वाला पॉइंट है, ठीक है, मान लो 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस या फिर 1 से 2 3 के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर 2 से ग्रेटर है वैल्यू, मतलब 2 से ग्रेटर है वैल्यू तो ट्रू आएगा, 2 से स्मॉलर है वैल्यू तो फॉल्स आएगा। इस तरीके से ये क्या करता है, रिग्रेशन यानी कि रिलेशनशिप दिखाता है डायरेक्टली यस नो या फिर ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। समझ आ गई बात। प्रिडिक्टिंग वेदर अ कस्टमर विल बाय अ प्रोडक्ट और नॉट बेस्ड ऑन देयर एज, बिहेवियर एंड ब्राउजिंग डेटा, मतलब कि किसी एक कस्टमर के ब्राउजिंग डेटा को, उसकी एज को, उसके बिहेवियर को एनालाइज करके ये पता लगाना
क्या वो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होगा या फिर नहीं होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कम इंटरेस्टेड होगा, ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, थोड़ा इंटरेस्टेड होगा, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। सीधे दो ऑप्शन रहेंगे, या तो वो इंटरेस्टेड है और या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। सीधी बात, समझ आ गया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब सीधी सादी बात, समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैंडम फॉरेस्ट, इट कंबाइंस मल्टीपल डिसीजन ट्रीज टू इंप्रूव प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस एंड रोबस्टनेस ऑफ द मॉडल। इट एवरेजेस द प्रिडिक्शन ऑफ ऑल ट्रीज इंडिविजुअली। मतलब कि डिसीजन ट्री क्या बनाता है, एक फाइनल डिसीजन क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट क्या होते हैं, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को एक साथ जब आप लगा दोगे तो वो रैंडम फॉरेस्ट बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम भी फॉरेस्ट है। मल्टीपल ट्रीज जहां पे होते हैं वो क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये मल्टीपल डिसीजन ट्री को यूटिलाइज करके प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, पहली चीज, यानी कि ज्यादा अच्छे प्रिडिक्शन देगा। ठीक, इट एवरेजेस द प्रिडिक्शन ऑफ ऑल ट्रीज इंडिविजुअली, ये हर एक ट्री का इंडिविजुअल जो प्रिडिक्शन आया है उसका एवरेज लेगा ओवरऑल और फिर उसको एज अ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, प्रिडिक्टिंग अ कार्स प्राइस बेस्ड ऑन इट्स मेंटेनेंस, माइलेज एंड ब्रांड, मतलब कि किसी कार के प्राइस को प्रिडिक्ट करना उसकी माइलेज के बेसिस पे, उसके मेंटेनेंस के बेसिस पे और उसके ब्रांड नेम के बेसिस पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया और यही हमारे इतने टाइप हैं जो रिग्रेशन के अंदर यूज होते हैं। आई होप सारे टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे और इसको अच्छे से एकदम पढ़ के जाना, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। रिग्रेशन मॉडलिंग का क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे। इट इज अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, अभी मैंने बताया था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या हो रहा था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा था। मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल डिपेंडेंट भी होंगे, मल्टीपल इंडिपेंडेंट भी होंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप्स बनेंगी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग मोर देन वन आउटकम वेरिएबल एट अ टाइम। एक टाइम पे मल्टीपल आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना, मल्टीपल आउटकम्स को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, यही इसका काम होता है। Example, analyzing a customer behavior not only on basis of product he buys, but how factors like age, income, location, browsing history, etc. can affect the परचेज। मतलब कि किसी कस्टमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना ना सिर्फ एक पर्टिकुलर पैटर्न पे, यानी कि क्या वो सामान खरीद रहा है, किस सामान को खरीदने में वो इंटरेस्टेड है, उसको एनालाइज करने के अलावा उसके साथ साथ और भी फैक्टर्स देखने हैं, जैसे कि एज कैसे इफेक्ट कर रही है उस परचेज को, उसकी इनकम कैसे इफेक्ट कर रही है, लोकेशन जहां वो रहता है, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सारी चीजें कैसे इफेक्ट कर रही हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। ठीक है, सो ये सारा एनालिसिस हमारा किसके अंदर आता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स के बेसिस पे काम हो रहा है। ठीक है, टेक्निक्स यूज्ड, टाइप्स ऑफ एमवीए, चाहे आप इसको एज अ टेक्निक समझ लें कि जो जो टेक्निक हमारी मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करती हैं, या फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस के बेसिस पे जो टेक्निक्स डिफाइंड होती हैं, या फिर टाइप्स ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस, दोनों में से कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं। पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, हमारी मल्टीवेरिएट एनालिसिस के बेसिस पे काम करती है। रिग्रेशन एनालिसिस तो आपको पता ही है। क्लस्टरिंग में ही हमारी मल्टीवेरिएट एनालिसिस के बेसिस पे काम करती है। फैक्टर एनालिसिस, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, ये सारी चीजें हमारी मल्टीवेरिएट एनालिसिस के बेसिस पे काम करती हैं। ठीक है, एमबीए हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, रिड्यूसिंग डायमेंशन एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन वेरियस फील्ड्स। मतलब कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस हमारी हेल्प करती है कि हम रिलेशंस को समझ सकें, डायमेंशंस को रिड्यूस कर सकें। मतलब कि एक ओपन स्पेस में जितना ज़्यादा हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वहाँ पे डायमेंशंस को रिड्यूस कर देता है और कम डेटा देता है एक्सप्लोर करने के लिए, सो दैट हम एक प्रॉपर आउटपुट पे एफिशिएंटली पहुंच सकें। ठीक है, एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन वेरियस फील्ड, और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बायसियन नेटवर्क। सो बायसियन नेटवर्क पे यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर द ग्राफिकल मॉडल्स दैट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप्स अमंग अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। मतलब कि सेट ऑफ वेरिएबल्स में प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे क्या क्या रिलेशनशिप्स बन रही हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफिकल मॉडल होता है हमारा बायसियन नेटवर्क्स। ठीक है, they use directed acyclic graphs, DAGs, where nodes and variables are used to represent relationship between model variables and their conditional probabilities। मतलब कि बायसियन नेटवर्क्स हमारे डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स का यूज करते हैं। अब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहली चीज,
वो उसमें जो एरोज होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में होंगे। सेकेंडली जो ए साइक्लिक ग्राफ होता है हमारा, उसमें किसी भी तरह की साइकिल फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे डीएजीज होते हैं, यानी कि डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ्स, ठीक है। तो इनका ही यूज करता है बायसियन नेटवर्क, जहां पे जो नोड्स है हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है। Where nodes and edges are used to represent relationship between model variables and their conditional probabilities। यहाँ पे गलती से variables लिख दिया था मैंने, ठीक है, edges होगा यहाँ पे। मतलब कि ये बेसिकली डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स का यूज करते हैं, जिसमें कि जो नोड्स और हमारे एजेस होते हैं वो वेरिएबल्स और उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स को बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स हमारे होते हैं नोड्स, एजेस और प्रोबेबिलिटीज। नोड्स क्या होते हैं? ईच नोड इन अ नेटवर्क रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोड का यूज किया जाता है बायसियन नेटवर्क के अंदर। सेकेंडली आते हैं हमारे एजेस, डायरेक्टेड एरोज बिटवीन नोड्स दैट इंडिकेट कंडीशनल डिपेंडेंसीज। मतलब कि एजेस जो होते हैं हमारे वो रिप्रेजेंट करते हैं कौन किस पे डिपेंडेंट है और किस तरीके से डिपेंडेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज, ईच नोड हैज एन एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी दैट क्वांटिफाइज द लाइकहुड ऑफ डिफरेंट आउटकम। मतलब कि हर एक नोड की अपनी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या इस नोड का वेरिएबल काम करेगा या नहीं करेगा, या उसकी मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज भी हो सकती हैं यस और नो के अलावा, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज हर एक नोड के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, समझ में आएगा कि बायसियन नेटवर्क बेसिकली काम कैसे करता है, होता क्या है। सो दिस इज द एग्जांपल, वेदर, स्प्रिंकलर और ग्रास वेट, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है। वेदर, स्प्रिंकलर और ग्रास वेट ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल हमारा वेदर, स्प्रिंकलर और ग्रास वेट, ठीक है। वेदर क्या है? कैन बी सनी और रेनी। अब ये इसकी वो हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की या तो ये सनी होगा या तो ये रेनी होगा, ठीक है। बाकी प्रोबेबिलिटीज निकलती कैसे हैं वो हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है, कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, वेदर या तो हमारा रनी हो सकता है या फिर सॉरी या तो सनी हो सकता है या तो रेनी हो सकता है, मतलब या तो बारिश हो रही होगी या तो धूप निकली होगी, ठीक है। स्प्रिंकलर के केस में क्या है? स्प्रिंकलर के केस में या तो स्प्रिंकलर ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अब अगर बारिश हो रही होगी तो ग्रास वेदर की वजह से भीग जाएगी, ठीक है। स्प्रिंकलर ऑन होगा तो इसकी हेल्प से भी भीगेगी, ठीक है। अगर वेदर हमारा सनी है, ठीक है, मतलब धूप निकली है, तो फिर स्प्रिंकलर ऑन होना कंपलसरी है, वरना ग्रास भीगेगी नहीं, ठीक है। और अगर स्प्रिंकलर ऑन भी नहीं है, वेदर भी सनी है, तो उस केस में ग्रास हमारी ड्राई रह जाएगी, सूखी रह जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस इसके अंदर बनती हैं हमारी, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल है। एजेस की बात करें तो W2S एक एज है हमारी, ठीक है। वेदर से स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर से ग्रास वेट और वेदर से ग्रास वेट। ये दिखा रहा है कि किस पे कौन डिपेंडेंट है, ठीक है। ग्रास बेसिकली इन दोनों पे डिपेंडेंट है, स्प्रिंकलर वेदर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वेदर अच्छा है तो ऑन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मतलब वेदर रेनी है तो ऑन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट अगर वेदर रेनी नहीं है तो स्प्रिंकलर ऑन करना पड़ सकता है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर एज पर द वेदर, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रास बीइंग वेट एज पर वेदर एंड स्प्रिंकलर। अभी बताता हूं क्या है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर रेनी और सनी, PW तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, रेनी है कि सनी, 1/2 आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर एज पर वेदर, मतलब वही चीज है कि स्प्रिंकलर ऑन होगा कि ऑफ होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? ये तो वेदर पे भी डिपेंड है ना। अगर वेदर रेनी है तो स्प्रिंकलर ऑन नहीं भी करेंगे तो चल सकता है काम, बट अगर वेदर सनी है तो स्प्रिंकलर ऑन करना पड़ेगा ग्रास वेट करने के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर बीइंग ऑन और ऑफ ये हमारी PS/W है, ठीक है। फिर आता है PG/W, S, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रास बीइंग वेट और ड्राई गिवन द वेदर एंड स्प्रिंकलर स्टेटस। अब इन दोनों के स्टेटस के अकॉर्डिंग ग्रास हमारी वेट है या फिर ग्रास हमारी ड्राई है, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थर्ड हो गई, ठीक। समझ आ गया ना बेसिकली कि है क्या ये। बाकी आप नोट से एक बार जब रिवाइज करोगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस दिमाग में बैठा लो कि हाँ ये चीजें होती हैं। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ पे बायसियन नेटवर्क काम करता है, ये पॉइंट जरूर याद रखना और एग्जाम में जरूर से लिख के आना, ठीक। एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा SVM एंड कर्नल मेथड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। दे फाइंड द ऑप्टिमल बाउंड्री हाइपर प्लेन दैट बेस्ट सेपरेट्स डिफरेंट क्लासेस। ये क्या करते हैं? एक ऑप्टिमल बाउंड्री फाइंड करते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ठीक है।
जिसको हम हाइपर प्लेन बोलते हैं, दैट बेस्ट सेपरेट डिफरेंट क्लासेस, जो कि डिफरेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए काम करता है और सबसे बेहतरीन तरीके से ये क्लासेस को सेपरेट करता है। ठीक है, की पॉइंट्स है इसमें हमारा हाइपर प्लेन, सपोर्ट वेक्टर्स, मार्जिन। हाइपर प्लेन क्या होता है? अ फ्लैट बाउंड्री दैट सेपरेट डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूं सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए कि मैं क्या रहा हूं। ओके, सो ये रहा हमारा डायग्राम। देखो हाइपर प्लेन क्या है हमारा, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ना मिडल में, ये वाली, ये है हमारी हाइपर प्लेन। ठीक है, ये है हमारी हाइपर प्लेन। अ फ्लैट बाउंड्री दैट सेपरेट डिफरेंट क्लासेस। अब दो क्लासेस हैं यहाँ पे, एक स्क्वायर ब्लॉक्स है हमारे, स्क्वायर डेटा सेट है, एक हमारा सर्कुलर डेटा सेट है। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ये हाइपर प्लेन। ठीक है, तो ये सेपरेट करता है दो डेटा सेट्स को। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर्स, डेटा पॉइंट क्लोजेस्ट टू द हाइपर प्लेन दैट डिफाइन द मार्जिन। अब ये वाला जो है हमारा स्क्वायर, ठीक है, ये वाला स्क्वायर, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ठीक है, जो मार्जिन से टच है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है डॉटेड वाली, ये मार्जिन है। ठीक है, और इस मार्जिन के बीच की जो डिस्टेंस होती है टोटल, ठीक है, तो ये डिस्टेंस दोनों साइड से इक्वल होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो हमारे सर्कल और स्क्वायर है, ये हमारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर्स हैं जो मार्जिन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मार्जिन को बता रहे हैं कि यहां से मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन, द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर्स। हाइपर प्लेन और नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर के बीच की जो गैप होती है वो होती है बेसिकली मार्जिन। एसवीएम एम्स टू मैक्सिमाइज दिस मार्जिन फॉर बेटर सेपरेशन। जितनी मैक्सिमम ये मार्जिन होगी उतना बेटर सेपरेशन होगा दोनों डेटा सेट के बीच में। ठीक है, क्लासिफाइंग ईमेल्स और ईमेल्स एज स्पैम और नॉट। बेसिकली ईमेल्स को स्पैम ईमेल से अलग करने के लिए, मतलब जो काम के ईमेल्स हैं और जो स्पैम ईमेल्स हैं उनके बीच में क्लासिफिकेशन करने के लिए इसका यूज होता है एसवीएम का। ठीक, समझ आ गई बात? ओवरऑल ये डायग्राम हमारा है। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ बता दिया। अब नोट्स के अंदर जब मैं दूंगा तो मैं लेबल कर दूंगा कि कौन सी चीज़ क्या पे है यहाँ पे हमारी इस पर्टिकुलर की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एसवीएम के अंदर क्या क्या हमारे कर्नल मेथड्स होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। अब इससे पहले कि मैं कर्नल मेथड्स पे जाऊं, एक चीज मैं और बता दूं, जो बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो 2 नंबर के अंदर ही पूछा जाता है नॉर्मली। ठीक है, 10 नंबर में वो नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए बेस्ट फिट लाइन क्या होती है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन जब हम पढ़ रहे हैं तो यहीं पर देख लो, बेस्ट फिट लाइन एक ऐसा हाइपर प्लेन होता है जो दो डेटा सेट्स को प्रॉपर मार्जिन के साथ डिवाइड करे। मतलब कि अगर मैं इसी हाइपर प्लेन को सीधा सीधा ड्रॉ कर देता, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन खींच देता, तो उस केस में क्या होता, जो ये वाला हमारा पॉइंट है, डेटा पॉइंट है, और ये वाला डेटा पॉइंट है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ना वो इक्वल नहीं होती हाइपर प्लेन से। ठीक, तो हाइपर प्लेन हमें ऐसा बनाना है जिसकी दोनों साइड में अप्रोक्सीमेटली इक्वल मार्जिन हो। ठीक है, तो वो ही होती है हमारी बेस्ट फिट लाइन, जो सबसे, ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जहां जहां पे सबसे मैक्सिमम हमारी मार्जिन मिलेगी, सबसे मैक्सिमम सेपरेशन मिलेगा, वो होगा हमारा बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, कर्नल मेथड देखते हैं। सो बेसिकली कर्नल मेथड्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट अलाउज एसवीएम्स टू हैंडल नॉन लीनियर डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू हाई डायमेंशनल स्पेस विदाउट कंप्यूटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सप्लिसिटली। मतलब कि कर्नल मेथड्स बेसिकली एसवीएम को ये अलाउ करते हैं कि वो नॉन लीनियर डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दे एक हाई डायमेंशनल स्पेस में, जिससे कि उस पर परफॉर्म करना ज़्यादा ईजी हो जाए, उसको उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करना ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, इट इनेबल्स एसवीएम टू हैंडल कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डेटा बाय यूजिंग फंक्शंस टू मैप डेटा इनटू हायर डायमेंशंस फॉर बेटर सेपरेशन। देखो, जितना ज़्यादा हायर डायमेंशन पे डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सेपरेट किया जाएगा, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा हाई डायमेंशंस पे हमारा जो नॉन लीनियर डेटा है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है, उस डेटा को मैप किया जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ईजी होगा उसमें सेपरेशंस परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, उस एरिया में मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कुछ लोगों को खड़ा कर दिया। ठीक, अब मैंने ये सोचा कि उनके बीच में मुझे सेपरेशन करना है कि कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, और मान लो उसमें 30 मेल्स हैं और 25 फीमेल्स हैं। ठीक है, तो उस केस में 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर के एरिया में सेपरेशन करना मेरे लिए इजी होगा, मतलब हाइपर प्लेन ड्रॉ करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। वही अगर मैं 100 मीटर इंटू 100 मीटर के एरिया में खड़ा कर देता हूँ उतने ही लोगों को। ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्लोज होंगे लोग, उतनी ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा हाइपर प्लेन को फिट करना।
ठीक है। वही अगर डायमेंशन हम बढ़ा दें, हाई डायमेंशन पे पहुंचा दें, तो उस केस में हमारे लिए चीज़ों को एनालाइज करना ईजी हो जाएगा। तो ये बेसिकली एग्जांपल था कि आपको समझ में आ जाए कर्नल मेथड्स करते क्या हैं एक्चुअली। ठीक है। टाइप्स ऑफ कर्नल मेथड्स यूज्ड इन एसवीएम। अब एसवीएम के अंदर कौन कौन से कर्नल्स हमारे यूज होते हैं, तो 4 मेन टाइप कर्नल हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल, आरबीएफ यानी कि रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल, और सिग्मोइड कर्नल। ठीक है। लीनियर कर्नल क्या होता है? इट इज आइडियल फॉर लीनियरली सेपरेबल डेटा, मींस इट कैन बी बेस्ट व्हेन डेटा कैन बी सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। जब एक स्ट्रेट हाइपर प्लेन बनाना हो हमको, ठीक है, तो उस केस में हमारा लीनियर कर्नल बहुत बेहतरीन सा काम करता है डेटा को सिंपली डिवाइड करने में। ठीक है। इसका ग्राफ मैं बना देता हूं अभी यहाँ पे। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है। सो डायग्राम में आपको दिख रहा है जैसे कि हम लोगों ने वहां पे हाइपर प्लेन देखा था, वही तरह का डायग्राम में सेम वो लीनियर कर्नल का ही एग्जांपल था। ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में। पॉलिनोमियल कर्नल में क्या होता है? इट हैंडल्स पॉलिनोमियल रिलेशनशिप इन डेटा, इट इज फ्लेक्सिबल बट कंप्यूटेशनली मोर इंटेंसिव। देखो, ये पॉलिनोमियल रिलेशनशिप्स को हैंडल करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसमें कंप्यूटेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरेटिवली। ठीक है। किस तरीके से ग्राफ होता है इसका? समवॉट हल्का सा कर्व होता है हमारे पॉलिनोमियल कर्नल के अंदर। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है इसका, ये डिवाइड करता है, ये भी डेटा सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं बेसिकली सब। फिर थर्ड आता है हमारा आरबीएफ यानी कि रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल, ऑल्सो नोन एज गॉसियन कर्नल। इट्स वर्सेटाइल एंड ग्रेट फॉर नॉन लीनियर डेटा। इसको हम गॉसियन कर्नल भी कहते हैं। ठीक है। रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल या फिर गॉसियन कर्नल भी इसको बोलते हैं। एंड ये ज्यादा वर्सेटाइल होता है और ग्रेट होता है नॉन लीनियर डेटा के लिए। ठीक है। मतलब कि नॉन लीनियर डेटा में हमारा पॉलिनोमियल कर्नल, आरबीएफ कर्नल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही काम करते हैं, बट आरबीएफ ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है पॉलिनोमियल कर्नल के कंपेरेटिवली। ठीक है। लास्ट है हमारा सिग्मोइड कर्नल, सिमिलर टू द एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क, इट्स यूजफुल फॉर नॉन लीनियर डेटा बट समटाइम्स लेस इफेक्टिव देन आरबीएफ कर्नल। अब ये तीनों ही हमारे क्या हैं? तीनों ही हमारे काम करते हैं नॉन लीनियर डेटा पे। ये हमारा न्यूरल नेटवर्क में जैसे एक्टिवेशन फंक्शन काम करता है बेसिकली, ठीक है, उसी तरीके से सिग्मोइड कर्नल हमारा काम करता है, बट आरबीएफ के कंपैरेटिवली ये कम इफेक्टिव होता है। मतलब आरबीएफ इन तीनों में सबसे बेटर है। ठीक है। नॉन लीनियर डेटा के लिए ऑफकोर्स। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कर्नल मेथड्स और एसवीएम के बारे में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पॉइंट्स collected or recorded at specific time intervals to understand underlying pattern and predict future values। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है? कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है उस डेटा पॉइंट्स का जो कि कलेक्ट या फिर रिकॉर्ड किए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स पे। मतलब कि टाइम इंटरवल्स अलग अलग बेसिस पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड और सीजनैलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई डेटा आज लिया, फिर मैंने 5 दिन बाद लिया, फिर मैंने 10 दिन बाद लिया, फिर मैंने 15 दिन बाद लिया। तो इन सब जो डेज को स्किप करके मैं डेटा उठा रहा हूँ, उस डेटा को ओवरऑल मैं एनालाइज करूँ। ठीक है। उस इंटरवल के बेसिस पे जो डेटा मैं ले रहा हूँ उसको एनालाइज करना, उसके अंदर के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, और उसके बेसिस पे फ्यूचर वैल्यूज को मैं प्रिडिक्ट करूं कि भाई 30 दिन बाद अब क्या होने वाला है। ठीक है। मैं 20 दिन का डेटा लेता हूं, 5-5 दिन के गैप में मैं उनको एनालाइज करता हूं और फिर मैं ये गेस करता हूं कि हाँ 30 दिन बाद क्या डेटा होने वाला है। ठीक है। तो वो चीजें आती हैं हमारे टाइम सीरीज एनालिसिस में। ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें टाइम सीरीज में, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेंड, द लॉन्ग टर्म मूवमेंट और डायरेक्शन इन द डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेंड मतलब कि ट्रेंड का वो एक सीन होता है ना, जैसे आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ट्रेंड्स आते हैं। ठीक है। रील्स के ट्रेंड आते हैं कि किसी पर्टिकुलर गाने का ट्रेंड आ गया, तो उस टाइम पे उस गाने पे बहुत सारी रील्स बन रही हैं। ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद उस गाने का ट्रेंड खत्म हो गया, कोई नया गाना आ गया, तो उस पे रील्स बन रही। तो ट्रेंड इस तरीके से काम करते हैं, एक लॉन्ग टर्म पे होते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि ट्रेंड अगर आज रिपीट हो रहा है, 1 महीने बाद रिपीट हो रहा है, तो वो 1 साल बाद फिर से रिपीट होगा। जरूरी नहीं है। अगर वो 1 महीने बाद रिपीट हो रहा है, हो सकता है वो 10 साल बाद रिपीट हो। ठीक है। तो ट्रेंड का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसमें कि डेटा हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होता है। ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड ऑफ स्टॉक मार्केट ओवर सेवरल ईयर्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट का एक ट्रेंड है कि कुछ सालों बाद स्टॉक मार्केट ग्रो कर जाता है। ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से कंपेयर करो तो कुछ टाइम बाद स्टॉक मार्केट हमारा ग्रो करता है, फिर कुछ सालों बाद अगेन ग्रो करता है, फिर कुछ सालों बाद अगेन ग्रो करता है। तो इस तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट का ट्रेंड चलता रहता है। ठीक है। समझ आ गया कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है सीजनैलिटी, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स और साइकिल्स इन डेटा अकरिंग एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। मतलब कि सीजनैलिटी यानी कि सीजन्स के बेसिस पे, जैसे कि
अभी आइसक्रीम खाने का टाइम है, ठीक है, मतलब गर्मी हो रही है तो आइसक्रीम की सेल्स बढ़ जाएगी। वहीं ठंडक होती है तो हॉट कॉफ़ी, चाय, इन सब की सेल्स बढ़ जाती है, ठीक है। मैं बेवरेजेस की बात कर रहा हूँ, फूड बेवरेजेस की, ठीक है। तो सीजनैलिटी सीजन्स के बेसिस पे काम करती है, मतलब कि एक रेगुलर उसका पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे वो रिपीट होता रहता है डेटा हमारा, ठीक। जैसे कि हर साल गर्मी आएगी, जैसे ही गर्मी आएंगी यानी समर्स आएंगी, वैसे ही हमारा आइसक्रीम की सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी या कोल्ड ड्रिंक्स की सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से सीजनैलिटी काम करती है, इंक्रीज सेल ऑफ आइसक्रीम ड्यूरिंग समर, वही चीज़ है। इसके बाद आता है साइक्लिकल, लॉन्ग टर्म वेव लाइक पैटर्न्स इन द डेटा नॉट टाइड टू फिक्स्ड कैलेंडर पीरियड। मतलब कि ये भी हमारे लॉन्ग टर्म वेव पैटर्न होते हैं, मतलब कि ये रिपीट तो होते हैं बट एक लॉन्ग टर्म पे रिपीट होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये आज रिपीट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर होगा, देन नेक्स्ट ईयर होगा, ये रिपीट होता है एक लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। इनका कोई फिक्स्ड कैलेंडर टाइम नहीं होता है। बिजनेस साइकिल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब कि किसी एक बिजनेस की जो हमारी इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं, बेसिकली उनका एक्सपेंशन कह लो या उनका कॉन्ट्रैक्शन कह लो, ये सारी चीज़ें हमारी साइक्लिक टाइम सीरीज के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉइस, रैंडम वेरिएशंस और इरेगुलरिटीज इन द डेटा दैट डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। नॉइस बेसिकली कुछ रैंडम वेरिएशंस होती हैं या कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं जो डेटा के अंदर आ जाती हैं, जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती, मतलब समझ रहे हो, फालतू वाली चीज़ें, ठीक है। नॉइस से मतलब ही आपका वही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स इन टेम्परेचर रीडिंग ड्यू टू सेंसर एरर, मतलब सेंसर में गलती हो गई, रीडिंग गलत नोट कर ली उसने, ठीक है। आपके कैलकुलेटर, आपने मान लो कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, सी या पाइथन या जिस पे भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, उस पर आपने किसी कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखा, आपसे कोई छोटी सी एरर हो गई जिसकी वजह से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बट सम आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारी नॉइसेस होती हैं बेसिकली, मतलब कि जो एरर्स हैं, ठीक है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। एप्लीकेशंस की बात करें तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, वेदर फोरकास्ट, हेल्थ केयर, रिटेल, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। आंसर की लेंथ बढ़ानी हो तो इन सबको थोड़ा थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। So basically PCA is a statistical techniques used for dimensionality reduction, मतलब कि ये dimensions को reduce करने के लिए use होता है, ठीक है। It transforms the original variables into a new set of uncorrelated variables called principal components which capture the maximum variance in the data। ये करता क्या है बेसिकली, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल्स का सेट होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, यानी जो ओरिजिनल वेरिएबल्स होते हैं उनको अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जो कि कैप्चर करते हैं मैक्सिमम वेरिएंस इन डेटा, मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं डेटा के बीच में उनको कैप्चर करते हैं, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। इट हेल्प रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा वाइल रिटेनिंग एज मच वेरिएंस एज पॉसिबल। ये रिड्यूस करते हैं डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को, जबकि ये मेंटेन रखते हैं जितना ज़्यादा डिफरेंसेस, जितने ज़्यादा वेरिएंस हो सकते हैं डेटा के अंदर वो सारे होने चाहिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वेरिएंस इंक्लूड करना और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, ये काम होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का। वर्किंग की बात करें पीसीए की तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्डाइजेशन, इंश्योर्स दैट द डेटा इज सेंटर्ड एंड स्केल्ड। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि हमको एक स्टैंडर्ड डेटा चाहिए, यानी डेटा हमारा प्रॉपर्ली सेंटर्ड होना चाहिए, स्केल्ड होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली स्टेप है हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। कोवेरियंस मैट्रिक्स बनती है, कंप्यूट्स द कोवेरियंस मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। कोवेरियंस मैट्रिक्स बताता है कि किस तरीके से वेरिएबल एक दूसरे से वेरिएट कर रहे हैं या एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, क्या रिलेशंस है उनके बीच में, ठीक है। समझ आ गई बात। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स उसके लिए फॉर्म होती है। फिर अगला स्टेप आता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। कंप्यूट ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स, मतलब कि कोवेरियंस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं अब उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब होते क्या है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, समझ लेते हैं थोड़ा सा। आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट द वेरिएंस कैप्चर्ड बाय ईच प्रिंसिपल कंपोनेंट, मतलब आइगन वैल्यू जो होती है वो हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट ने जो भी वेरिएंस फाइंड किया है वो होती है, ठीक है। और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट की क्या डायरेक्शन है ये बताते हैं आइगन वेक्टर्स। सीधी सी बात है, वेक्टर्स हमारे डायरेक्शंस के लिए होते हैं, ठीक है। सॉर्ट एंड सेलेक्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, अब क्या होगा जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकल आएंगे फिर क्या करना है, सॉर्ट द आइगन वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स एंड अरेंज द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, मतलब कि आइगन वैल्यूज यानी जो आइगन वैल्यू आई है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे ऊपर सबसे
बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। तो उस तरीके से हमें क्या करना है, अरेंज करना है और उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को भी अरेंज करना है, ठीक है। द आइगन वेक्टर विद हाईएस्ट आइगन वैल्यू इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, मतलब अब ऐसा आइगन वेक्टर जो हमारा सबसे ऊपर आएगा टॉप पे, ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे हाई वैल्यू वाला ऊपर ही होगा, वो ही होगा हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा, प्रोजेक्ट द ओरिजिनल डेटा ऑनटू द न्यू सेट ऑफ एक्सेस डिफाइंड बाय द आइगन वेक्टर्स, अब आइगन वेक्टर्स के बेसिस पे उस पूरे डेटा को प्रोजेक्ट कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, यही होता है हमारे लास्ट स्टेप में, ठीक है। सो ये बेसिकली पीसीए की वर्किंग थी कि किस तरीके से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस काम करता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। एप्लीकेशंस की बात करें तो पीसीए डेटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है, नॉइस फिल्टरिंग में हेल्प करता है, फीचर एक्सट्रैक्शन में और इमेज कंप्रेशन, ठीक है। कैसे करता है अभी बता देता हूं कैसे करता है। डेटा विजुअलाइजेशन में मतलब कि ओवरऑल हमारे पास एक डेटा है और उसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकालने हैं, तो वो इंपॉर्टेंट डेटा ही हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन में इस तरीके से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज होती है, ठीक है। नॉइस फिल्टरिंग, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुन रखा होगा एएनसी, ऑटोमेटिक नॉइस कैंसिलेशन आने लगा है हमारे, जो हम लोग ईयरबड्स वगैरह यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ईयरबड्स के अंदर जो आपका नॉइस होता है बेसिकली, ठीक है, जो रैंडम नॉइसेस होती हैं सराउंडिंग साउंड्स, वो आपकी प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं होती है, आपकी प्रिंसिपल कंपोनेंट सिर्फ आपकी वॉइस होती है। तो ऑटोमेटिक नॉइस कैंसिलेशन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बेसिस पे आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, बाकी चीजों को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉइस फिल्टरिंग होती है। फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी कि जैसे कि फेस रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर फेस स्कैनिंग कर रहे हो, तो जो मेन फीचर्स हैं आपके फेस के वो ही एक्सट्रैक्ट होते हैं हर एक रैंडम चीज, जैसे कि आपके चेहरे पे चोट लग गई, ठीक है, तो कल को आपने अगर फोन पे पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, तो फीचर एक्सट्रैक्शन वहां पे होगा, ठीक। अब आपके सर पे चोट लग गई, आपके फेस पे चोट लग गई, तो उस केस में अगर उस पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस प्रॉपर्ली यूज नहीं हुआ है तो आपके फेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस तरीके से फीचर एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट को ही एनालाइज करते हैं, जैसे कि आई स्कैनिंग, ठीक है, रेटिना स्कैनिंग और आपकी नोज का साइज, लिप्स का साइज, ये सारी चीजें, ठीक है। इमेज कंप्रेशन में भी एप्लीकेशन काफी ज्यादा है पीसीए का, ठीक। फजी डिसीजन ट्रीज टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना। फजी डिसीजन ट्रीज कंबाइंस डिसीजन ट्री लर्निंग विद फजी लॉजिक टू हैंडल इम्प्रिसिजन एंड अनसर्टेनिटी इन डेटा। अब फजी लॉजिक्स होते क्या हैं? फजी लॉजिक्स का सिंपल सा मतलब है जो लॉजिक हमारा यस नो के अलावा एक डिग्री ऑफ मेंबरशिप शो करे, वो ही होता है हमारा फजी लॉजिक। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इसका आंसर क्या होगा? आइदर यस और नो, ये हो गया क्रिस्प लॉजिक, ठीक है, या तो मैं करूंगा या तो मैं नहीं करूंगा। बट फजी क्या करता है? फजी डिग्री देता है कि हाँ करूंगा शाम में, हाँ मैं करूंगा कल सुबह, हाँ मैं करूंगा कल शाम में, हाँ मैं करूंगा कल परसों, ठीक है। तो ये सारे जो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं ना, ये फजी लॉजिक की वजह से मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि डेटा के अंदर जो भी इम्प्रिसीजंस और अनसर्टेनिटी आती है उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए फजी लॉजिक्स को डिसीजन ट्री के साथ कंबाइन करना, यही होता है हमारा फजी डिसीजन ट्रीज का काम, ठीक है। इट इज यूज टू इनहेंस डिसीजन ट्रीज बाय इनकॉर्पोरेटिंग फजी सेट थ्योरी फॉर मोर फ्लेक्सिबल एंड ह्यूमन लाइक रीजनिंग। वही चीज है कि ये क्या करते हैं, ये डिसीजन ट्रीज के साथ फजी लॉजिक को, फजी थ्योरी को कंबाइन कर देते हैं जिससे कि ज्यादा फ्लेक्सिबल रीजनिंग और साथ ही साथ ह्यूमन लाइक रीजनिंग परफॉर्म की जा सके, मतलब हम लोग को समझ में आ सके ऐसी रीजनिंग, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ एफडीटीज। अब फजी सेट क्या होता है यहां समझो। अ सेट विद अ ग्रेजुअल मेंबरशिप देन बाइनरी दैट इज एलिमेंट कैन पार्शियली बिलोंग टू अ सेट विद अ मेंबरशिप डिग्री बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 का क्या मतलब है? अगर क्रिस्प के फॉर्म में देखें तो या तो बिलोंग करेगा, अगर बिलोंग करेगा तो यानी 1 है डिग्री ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो 0 है। बट फजी सेट क्या करते हैं, पूरा 0 से लेके 1 तक के बीच की एक दे देंगे मेंबरशिप की पूरी डिग्री वैल्यू, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यूज दे देंगे, ठीक है। जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 भी बिलोंग कर रहा है, 0.5 भी बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हाइट का एग्जांपल लेते हैं हम, टॉल या शॉर्ट। टॉल है तो 1, शॉर्ट है तो 0, मान लो ये होना है हमारे क्रिस्प में, ठीक है। बट फजी सेट क्या करता है, उसको डिग्री बना देता है पूरा। टॉल है, वेरी टॉल है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, मीडियम है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें।
समझ आ गया किस तरीके से ये अलग अलग डिग्रीज बना रहा है, ठीक है। फजी सेट बाकी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग में एकदम डिटेल में बताया था फजी सेट्स क्या होते हैं, फजीफिकेशन क्या होता है, डीफजीफिकेशन क्या होता है, काम कैसे करता है, क्या चीज़ होती है। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप जाके सॉफ्ट कंप्यूटिंग की वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। मेंबरशिप फंक्शन की बात करें, डिफाइंस हाउ ईच पॉइंट इन द इनपुट स्पेस इज मैप्ड टू अ मेंबरशिप वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ये डिफाइन करता है कि कैसे हर एक पॉइंट ओवरऑल इनपुट स्पेस में किस मेंबरशिप वैल्यू के साथ असाइन हुआ है, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 0.2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल किस मेंबरशिप वैल्यू के साथ अटैच है, वो क्या होता है हमारा मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एफडीटीज, यानी कि फजी डिसीजन ट्रीज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नोड्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं और लीव्स होती हैं, तीन चीजें होती हैं हमारी फजी डिसीजन ट्रीज में, एक्चुअली हर एक डिसीजन ट्री में होती हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट टेस्ट और कंडीशन बेस्ड ऑन फजी लॉजिक, ईच नोड कैन हैव मल्टीपल ब्रांचेस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट फजी सेट्स। मतलब कि नोड जो होती हैं वो हमारी रिप्रेजेंट करती हैं फजी लॉजिक्स को, ठीक है। टेस्ट कंडीशंस जो फजी लॉजिक के बेस पे हैं, ठीक है, मतलब उसी के बेसिस पे जो टेस्ट कंडीशंस बनाई गई हैं। हर एक नोड मल्टीपल ब्रांचेस को आप कह सकते हो हायरार्किकल वे में प्रेजेंट करती हैं, ठीक है, अलग अलग फजी सेट्स के साथ, ठीक है। ब्रांचेस करस्पॉन्ड टू फजी रूल्स डेराइव्ड फ्रॉम द मेंबरशिप फंक्शन। अब ब्रांचेस क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं फजी रूल्स जो उस पर्टिकुलर मेंबरशिप फंक्शन से डेराइव किए गए हैं, ठीक है। लीव्स क्या होती हैं, रिप्रेजेंट द फाइनल डिसीजन और क्लासिफिकेशन ऑफन विद द फजी वैल्यू इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। लीव्स होती हैं हमारी फाइनल डिसीजन वैल्यूज, ठीक है, जो प्रीवियसली ब्रांचेस और नोड्स यहाँ पे जो फजी लॉजिक वगैरह अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ, उन सबके बेसिस पे जो आपका फाइनल डिसीजन होता है वो लीव्स में होता है, ठीक। लीव्स सबसे नीचे वाली होती है हमारी। अब देखते हैं एग्जांपल, समझ में आ जाएगा। जो टेम्परेचर, विंड और रेन, ये जो तीन हमारे मेन है, ये हमारे तीन मेन नोड्स हैं। नो प्ले, प्ले, नो प्ले, नो प्ले, प्ले, ये हमारे क्या है, लीव्स हैं सर्कुलर। और ब्रांचेस के साथ हमारे फजी लॉजिक्स अटैच्ड हैं, ठीक है, जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि टेम्परेचर या तो हॉट होगा, या तो माइल्ड होगा, या तो कूल होगा। अगर टेम्परेचर हॉट है तो खेलने नहीं जा सकते। अगर टेम्परेचर कूल है तो चेक करेंगे क्या बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तेज से तो खेलने नहीं जा सकते। अगर बारिश नहीं हो रही है, स्टॉप हो चुकी है, तो आप खेल सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर अगर माइल्ड है तो उस केस में विंड चेक करेंगे, विंड माइल्ड है या विंड हैवी है। अगर विंड हैवी है तो खेलने नहीं जाना है, अगर विंड माइल्ड है तो फिर खेलने जा सकते हो। तो मतलब ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एफटीटीज होते क्या हैं। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो रोबस्टनेस, ह्यूमन लाइक रीजनिंग और वर्सेटैलिटी, ये मेन तीन एडवांटेजेस हैं हमारे एफडीटीज के। रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है, हैंडल इम्प्रिसाइज डेटा इफेक्टिवली, ये इम्प्रिसाइज डेटा को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। ह्यूमन लाइक रीजनिंग यानी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो बेसिकली समझ में आएगी कि कैसे डिसीजन बन रहे हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि यहाँ पे अगर प्ले का बना है सिनारियो कि हाँ खेलने जाना है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, बारिश भी नहीं हो रही है, टेम्परेचर भी कूल है, तो खेलने जा सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें समझ आएंगी, यानी कि इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा वर्सेटैलिटी, एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड। वर्सेटाइल है क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में डेटा एनालिटिक्स के यूज होता है हमारा एफडीटीज, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीटीज, कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनली इंटेंसिव और पैरामीटर ट्यूनिंग, ये तीन हमारे डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों, मोर कॉम्प्लेक्स देन ट्रेडिशनल डिसीजन ट्रीज। अब डिसीजन ट्रीज के कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। द रीजन इज कि ये फजी लॉजिक्स यूज कर रहा है। फजी लॉजिक्स यूज करना यानी कि मल्टीपल यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, ओवरऑल आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, कॉम्प्लिकेटेड फॉर लार्ज डेटा सेट, बड़े डेटा सेट को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पैरामीटर ट्यूनिंग रिक्वायर्स केयरफुल ट्यूनिंग ऑफ मेंबरशिप फंक्शन फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, जितने ज्यादा ट्यून्ड हमारे मेंबरशिप फंक्शन होंगे उतना ज्यादा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्टोकेस्टिक सर्च मेथड, और ये लास्ट टॉपिक है। सो बेसिकली स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स क्या होते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है यार, 10 नंबर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो, दीज आर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स दैट इंक्लूड रैंडमनेस टू फाइंड सॉल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स सर्च स्पेसेस, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सर्च स्पेसेस में सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, रैंडमनेस का यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है, ठीक है। रैंडमनेस का सिंपल सा मतलब है कि रैंडम डेटा को पिक करके उस पर सॉल्यूशंस परफॉर्म करना, ठीक है।
It helps in efficiently exploring large and potential non-convex search spaces to find optimal और near optimal solution. ये बेसिकली ऑप्टिमल या फिर नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब या तो इनका सॉल्यूशन एकदम ऑप्टिमल होगा या तो फिर अप्रोक्सीमेटली ऑप्टिमल ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। हेल्प इन एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज इन कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप। अब कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप में नए एरियाज को डिस्कवर करना काफ़ी ज़्यादा इसमें ईजी होता है और हेल्प करते हैं स्टोकेस्टिक सर्च मेथड हमारे, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अगर ये चीज़ें अभी नहीं समझ आएगी तो अभी एंड तक सब कुछ समझ आ जाएगा। स्टोकेस्टिक सर्च मेथड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, टाइप्स देखो पहले इसके। कुछ कॉमन स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम। स्टोकेस्टिक सर्च मेथड्स में हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जब मैंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ाया था पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होती है, जेनेटिक साइकिल क्या होती है, कैसे क्या काम होता है, एग्जांपल के साथ मैंने वहां पे समझाया था। बट यहाँ पे हम लोग फटाफट से क्रिस्प में देख लेंगे कि जेनेटिक एल्गोरिदम होती क्या है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। ये बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स के बेसिस पे काम करती है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन होती है, फिटनेस इवेल्युएशन होता है, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, फिर रिपीटिशन होता है अगर सॉल्यूशन नहीं मिला है तो। रिपीटिशन कहां से होगा, फिर से सिलेक्शन होगा, क्रॉसओवर होगा, म्यूटेशन होगा, ठीक है। और लास्ट में टर्मिनेशन। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, फटाफट से समझ लो। जैसे कि एक ग्रुप हमने पूरा ले लिया, मान लो जैसे कि मैंने वहां पे भी एग्जांपल बताया था हनी बीज का, ठीक है। मैंने हनी बीज का एक ग्रुप ले लिया, फिर उसमें मैंने इवेलुएट किया कि कौन सी ऐसी हनी बीज हैं जो फ्लावर्स के नेक्टर को सक करने में बहुत ज़्यादा तेज है, मतलब फटाफट से काम कर लेती हैं, ठीक है। तो फिटनेस के बेसिस पे मैंने इवेलुएट किया और फिर हमने किया सिलेक्शन। अब जिसका फिटनेस ज़्यादा है, यानी कि जो ज़्यादा फिट है, जो ज़्यादा हेल्दी है, जो ज़्यादा तेज काम कर सकती हैं, उनको हमने किया सिलेक्शन वाले में, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद हमने कराया क्रॉसओवर, मतलब कि अब उनके बीच में हमने क्या कराया, उनके बीच में हमने क्रॉसओवर कराया और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग आए उन पे हमने किया म्यूटेशन, यानी उनको और ज्यादा ट्रेनिंग दी हमने कि हाँ ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हनी बीज को ट्रेन किया और हमने जो हमारे ऑफस्प्रिंग आए हुए हैं, ठीक। फिर अगर वो ऑफस्प्रिंग हमारे फाइनल सोल्यूशन हमको दे रहे हैं तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और टर्मिनेट हो जाएगी पूरी साइकिल, बाकी सबको मैं हटा दूंगा। बट अगर वहां पे भी हमें ऑफस्प्रिंग में भी वो क्वालिटीज नहीं दिखी जो क्वालिटी हमको चाहिए थी, तो अब हम क्या करेंगे, सारे ऑफस्प्रिंग लेंगे और वापस से जाएंगे सिलेक्शन में, यानी वहां से फिर से हम सेलेक्ट करेंगे फिटनेस इवैल्यूएशन करके, ठीक है। अब उन ऑफस्प्रिंग से हम सेलेक्ट करके फिर उनसे एक और ऑफस्प्रिंग की जनरेशन प्रोड्यूस कराएंगे, उसमें म्यूटेशन करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या सॉल्यूशन मिल रहा है। ये चीज तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक लास्ट वाला बी हमको नहीं मिल जाता, हनी बी लास्ट वाली हमको नहीं मिल जाती जो हमारी सॉल्यूशन होगी। अगर वो भी हमारी सॉल्यूशन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, यानी कि फाइनल जो प्रोडक्ट आया हमारा वो भी हमारा उस लायक नहीं है जो हमको चाहिए था, तो उस केस में टर्मिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इटरेशंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा ऑफस्प्रिंग जनरेट नहीं करा सकते। बट अगर उसके पहले हमें सोल्यूशन मिल जाता है तो भी हमारी कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी और उस केस में सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ आ गया जेनेटिक एल्गोरिदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, एसीओ। ये क्या होता है, मिमिक्स द बिहेवियर ऑफ आंट्स फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ टू फूड। आंट्स को आप सबने देखा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे वो फाइंड करती हैं। आप एक सर्कल बनाओ बड़ा सा 200 सेंटीमीटर के डायमीटर का, ठीक है। उसके बीच में एक चीनी का टुकड़ा रख दो, शुगर का, ठीक है। और उस पूरे सर्कल के अंदर रैंडम पोजीशंस पे आप आंट्स को छोड़ दो। आप आंट्स को जब ऑब्जर्व करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि हर आंट अपना एक पर्टिकुलर पाथ बनाएगी उस चीनी के टुकड़े तक पहुंचने के लिए, ठीक। बट जब वो एक बार उस पे पहुंच जाएंगी तो सारी आंट वापस किसी एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू ही जाएंगी, ठीक। फिर वो अगली बार अगर और अपने दोस्तों को लेके आई तो वो अगली बार और ज्यादा ऑप्टिमल पाथ चूज करेंगी आने जाने का, ठीक है। तो वो पाथ में रैंडम चेंजेस होते रहते हैं थोड़े थोड़े से, तो वही चीज आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन होती है यहाँ पे हमारी बेसिकली, ठीक है। प्रोसेस इनिशियलाइजेशन होता है सबसे पहले, जो हम लोगों ने रख दिया, चलो टुकड़ा रख दिया, आंट्स को इनिशियलाइज कर दिया रैंडम पोजीशंस पे। सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन, अब वहां से सॉल्यूशन वो बनाना शुरू करेंगी, एक पाथ बनाएंगी उस टुकड़े तक पहुंचने के लिए। फिर अपडेशन, उस पाथ को अपडेट करेंगी, वापस जाने के टाइम उसको अपडेट कर दिया कि हाँ अब एक सिंगल पाथ लेके हमको जाना है। फिर रेपिटेशन, अब इसी अपडेशन को अगर वो रिपीट करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे, पाथ को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा क्या करते रहे, ऑप्टिमाइज करते रहे, तो उस केस में लास्ट में हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा टर्मिनेट, मतलब कि लास्ट में एक ऐसा पाथ मिलेगा जो बेसिकली डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, ठीक है। मतलब कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। समझ में आ गया।
आई होप क्लियर हो गया होगा आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन भी, ठीक है। एग्जाम्पल जो मुझे पता था मैंने वही बता दिया। एग्जाम्पल ये लिख के मत आना, ये एग्जाम्पल थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो सकता है, बट मैंने ट्राई किया जितना मैं समझा सकता हूँ वो मैंने समझा दिया, ठीक है। रैंडम सर्च की तरफ चलते हैं। इट डिफाइन द सर्च स्पेस एंड द नंबर ऑफ इटरेशंस दैट सेट्स द बाउंड्रीज एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्च प्रोसेस। मतलब कि ये सर्च स्पेसेस को डिफाइन करता है एंड द नंबर ऑफ, लिखा है यहाँ पे 2 लिख दिया है, एंड द नंबर ऑफ इटरेशंस, ये बेसिकली नंबर ऑफ इटरेशन बताता है। अबे सॉरी गाइस, तो वापस आते हैं। रैंडम सर्च, बेसिकली रैंडम सर्च होता क्या है? रैंडम सर्च हमारा रैंडमली सर्च करने का तरीका, बस इतना समझ लो कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर रैंडमली हमें सर्चिंग करनी है। प्रोसेस इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। इनिशियलाइज हो गया, एक बड़ा डेटा सेट मिल गया हमको, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग, अब उसमें से रैंडम हम लोगों ने सैंपल उठा लिए, ठीक। फिर इवेल्युएशन, उन सैंपल्स को हमने इवेल्युएट किया। ट्रैकिंग बेस्ट सोल्यूशन, उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन था उसको ट्रैक किया। अगर हमें बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिला है तो हम रिपीट करेंगे वापस से, ठीक है। वापस से हम क्या करेंगे, अब उस जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं फाइनली बेस्ट सॉल्यूशंस, उसमें से वापस से हम एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, इवेलुएट करेंगे उनको, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर रिपीट करते जाएंगे। तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता या फिर नंबर ऑफ इटरेशन खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। समझ आ गई बात? रैंडम सर्च में यानी कि रैंडमली ही सर्च होती है यहाँ पे। Then our last stochastic search method is particle swarm optimization, ठीक है। PSO इंपॉर्टेंट है, देखो पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन और एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एग्जाम में छोटे छोटे से आपको पूछ सकते हैं, 2 नंबर में प्लस 5 नंबर में, ठीक है। 10 नंबर में तो नहीं पूछते हैं बट 5 नंबर में पूछ सकते हैं। इंस्पायर्ड बाय सोशल बिहेवियर ऑफ बर्ड्स फ्लॉकिंग, जो पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है वो बेसिकली बर्ड्स जो फ्लॉक्स में उड़ती हैं, ठीक है। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जो बर्ड्स हमारी फ्लॉक्स में उड़ती हैं, यानी कि जब 15, 20, 5, 10, 12 ऐसे जो बर्ड्स उड़ती हैं हमारी पूरे पूरे ग्रुप्स में, वो अलग अलग तरीके से अपने शेप्स को चेंज करती रहती हैं उड़ते टाइम, ठीक है। कभी ऑब्जर्व करो, उनका शेप कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। कभी पीछे वाली बर्ड आगे आ जाती है, कभी उसके पीछे वाली आगे आ जाती है, कभी सेकंड रो वाली आगे आ जाती है, तो ये चीज़ें होती रहती है। तो इसी के बेसिस पे हमारा पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन काम करता है। इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है, ओवरऑल बर्ड्स हमने ले ली। वेलोसिटी एंड पोजीशन अपडेशन, मतलब कि हर एक बर्ड, देखो पोजीशन, जब पोजीशन स्विच होती है बर्ड्स की उड़ते हुए, जब आपने देखा होगा पीछे वाली बर्ड जब आगे आती है तो पीछे वाली की वेलोसिटी बढ़ी, आगे वाली की वेलोसिटी कम हुई, ठीक है। पोजीशन चेंज हुई दोनों की, तो क्या हुआ, अपडेट ही तो हो रहा है वेलोसिटी और पोजीशन, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, वेलोसिटी और पोजीशन अपडेशन। फिर पर्सनल एंड ग्लोबल बेस्ट, अब क्या होगा, उस पूरे ग्रुप ऑफ बर्ड में से एक ऐसा आपका सोल्यूशन होगा, एक ऐसी बर्ड होगी जो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। वो बेस्ट होगी, अपने में तो बेस्ट होगी, प्लस वो पूरे ओवरऑल और ग्रुप में भी बेस्ट होगी, ठीक है। फिर रिपीटिशन, जब तक ये बेस्ट हमको नहीं मिल जाता कि कौन सी ऐसी वर्ड है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, यानी कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो ओवरऑल सबसे बेस्ट है, तब तक क्या होगा, अगेन रिपीटिशन और फिर लास्ट में टर्मिनेशन। रिपीटिशन और टर्मिनेशन सब में सेम है, बस स्टार्टिंग के 3 चीज़ें आपको समझनी होंगी, सब में डिफरेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस यूनिट में थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है, बट जितना थ्योरी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। न्यूमेरिकल की जो वीडियो है वो लास्ट में आपको मिल जाएगी एग्जाम के एक दिन पहले, यानी कि अभी जो टेंटेटिव आई है उसके अकॉर्डिंग 15 को एग्जाम है, तो 14 को आपको मिल जाएगी। अगर टेंटेटिव डेट चेंज होती है, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो नेक्स्ट ईयर देखो तो वो अलग बात है। अगर डेट चेंज होती है तो भी एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको न्यूमेरिकल की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, प्लेलिस्ट में विजिट करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत की है, मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। सेकेंडली, नोट्स आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगे, डिस्कॉर्ड का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे है, अपडेट कर दिया मैंने। इन केस अगर कभी एक्सपायर दिखाता है तो मुझे कमेंट में बता देना कि एक्सपायर हो गया, मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और डिस्कॉर्ड पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे सारे ही। उसमें एक सेक्शन है ब्रेवी लर्निंग नोट्स नाम का डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें चैट सेक्शन भी है, उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शन है, तो सब में जाके ढूंढा मत करो, एक सेक्शन है ब्रेवी लर्निंग नोट्स का, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।